नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, नमस्कार। इधर हम लोग शायद कई सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ पहले जो 5-7 गंभीर चीजें हैं, इलेक्शन कोई जीते कोई हारे, ठीक है, जिनको जीतना चाहिए उनको हारना चाहिए, वो आते जाते रहेंगे इलेक्शन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी ये हो रही है कि देखिए, ये देश संविधान से चलता है। संविधान का जो सबसे प्रमुख हुआ है वो लोकतंत्र है, कि लोकतंत्र मजबूती से चले, सब बराबरी से वो करें। और लोकतंत्र का जो पहली सीढ़ी है इस देश के लिए, बराबरी की, समता की, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ विल, वो है चुनाव। और अब बीजेपी धीरे 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 चुनाव को कंट्रोल करते करते, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करते करते पूरी तरह से, अब मैं इसमें कहीं मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है कहने में कि हम नॉर्थ कोरिया के मॉडल पे चल रहे हैं। जो बिहार में होने जा रहा है, जो ये शुरू कर दिए हैं कि करीब 8 करोड़ लोगों को ये कह रहे हैं कि 25 दिन के अंदर अपनी सारे वो कागज पेश करो। अनप्रेसिडेंट है, ऐसा नहीं है। 2003 की सूची में, जिसमें जिसमें जो भी लोग थे, आज की सूची जब वो उससे कंपेयर कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इस समय बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, जिसमें से 4 करोड़ के आसपास 4 करोड़ 90 लाख के आसपास वोटर 2003 में थे। उनको छोड़ के करीब 3 करोड़ वोटर नए आए हैं। उन 3 करोड़ वोटर को तो अपना पिता का, माता का बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब तो देना ही देना है। वो पुराने वालों को भी मतदाता सूची से एक एक्सट्रैक्ट खींच के उसके साथ लगाना है। मेरा कहना है ये बहुत सीरियस प्रोसेस है। और बिहार का इलेक्शन पूरी तरह से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होके लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है कि केवल वही लोग वोट दें जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। अजीब सी स्थिति में उस पे एक ये बहुत सीरियस इशू है। देखिए आनंद जी, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उनको लगा था कि वो कुछ करके दिखाएंगे। 2014 से लेकर 2025 तक वो ये समझ चुके हैं कि उनके बस की बात नहीं देश चलाना। वो बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, और जो एक ठरक है कि मैं आया हूं तो मेरी छाप छोड़नी चाहिए। विदेश नीति बदल दो, आर्थिक नीति बदल दो, चुनाव प्रक्रिया बदल दो, संविधान बदल दो, नीति आयोग मतलब योजना आयोग बदल दो, शहर के नाम बदल दो, रोड के नाम बदल दो, नई बिल्डिंग पैदा करो, नई बिल्डिंग में अपने नाम के ठप्पे लगाओ। ये अब ठरक ही रह गई है, ऐसा मुझे लगता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा समझ चुकी है कि अब इस देश की जनता को और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। 2024 में भाजपा को मेरे आकलन से 180 सीटें मिली। 370 पार्क बोल रहे थे, और 60 सीटें मशीनों का खेल है जो एडीआर की रिपोर्ट बताती है। मैं एडीआर की रिपोर्ट को सही मानूं तो 180 और 60 ये 240 पे गए। बैसाखियों पे सरकार है। उसके बाद वो कॉशियस हो गए। अब जनता आपको चुनाव का मतदान आपके पक्ष में नहीं देगी, तय है। अब आपको दो चीजें करनी है, एक तो मिस इन्फॉर्म करना है, लोगों को भ्रम में रखना है, और चुनाव अब एजेंसियों द्वारा जीतना है। और इसमें चुनाव आयोग एक सबसे बड़ा टूल है। अब चुनाव आयोग का दायित्व है कि हर राज्य में बीजेपी को चुनाव जितवाए, नए नए हथकंडे अपना के। हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, चुनाव आयोग को कुछ एक बात सवाल पूछो तो उसका जवाब कुछ और तीसरा देते हैं और बोलते कि हमने तो जवाब दे दिया। पॉइंट जवाब नहीं देते, पॉइंट वाइज जवाब नहीं देते। उसके बाद जो ये मतदाता सूची का खेल था कि 30-40 लाख मतदाता एक ऐसा स्टॉक था जो इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में घूमते हैं, और वो फिजिकल नहीं घूमते, वो सिर्फ वहां ऐड होते हैं और उनका मतदान लोकल में कोई भी कर देता है। ममता बनर्जी ने विथ प्रूफ ये सामने ला दिया बंगाल में क्या हो रहा है। जब यूनिक नंबर पकड़े गए तो बोले हाँ हो सकता है दो अलग अलग, मतलब दो राज्यों में यूनिक नंबर एक हो सकता है, गलती तो है, लेकिन वो मतदाता वोट नहीं कर सकता क्योंकि उनके एड्रेसेस अलग है। ममता ने दूसरा पर्चा दिया कि हरियाणा की एक महिला मुर्शिदाबाद में बंगाल के, वही नाम, वही पिता का नाम, वही उम्र, सिर्फ पता बदला है,
यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी वही है। फिर उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब इनको लगा कि मेरी मतदाता सूची अब इतने लोग देख रहे हैं कि उसमें से निकलना मुश्किल होगा, फिर एक नया शुरू किया उन्होंने। बिहार में मतदाता सूची तैयार है आनंद जी, क्योंकि 1 महीने में आप 7 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन ही नहीं कर सकते। और झूठ कितना है, इनके पास 3.5 लाख, करीब करीब 3,53,000 की एक फौज है जो ये काम करेगी। उसमें बीएलओ है, बीएलए है, अलग अलग राजनीतिक दलों के, और 1 लाख वॉलेंटियर्स है। अब चुनाव आयोग के पास 1 लाख वॉलेंटियर कहां से आए, ये सवाल है। क्या चुनाव आयोग ने कोई विज्ञापन दिया? क्या चुनाव आयोग ने कोई एक ड्राइव चली कि कोई लोग जो हमारे यहां रजिस्टर करना चाहते हैं एज ए स्वयंसेवक आके रजिस्टर करें वॉलेंटियर्स के नाम पे? एकाएक उनके पास 1 लाख स्वयंसेवक आ गए। साहब यार 30-35 साल हो गए हैं राजनीति कवर करते करते दिल्ली में, या एक बड़े से बड़े नेता की रैली भी, मोदी जी की भी रैली, मोदी जी से बड़ा तो आदमी कोई है नहीं अकॉर्डिंग टू सारे लोग, मोदी जी के रैली में भी लाखों लोग इकट्ठा करने पड़ते बसें भेज भेज के, कोई नहीं खड़ा होता। इनके पास लाख लोग कहां से आ गए, ये बड़ी मुश्किल है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप कैसा होता है बरसात में, ये आपसे और हमसे छुपा नहीं। और आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश के उस एरिया से आते हैं जो बिहार से सटा हुआ है, जहां बिहार में जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है बरसात में। उसी बरसात के पीरियड में गांव गांव में जाके इनका सत्यापन कैसा होगा? 2003 में 2 साल लगे थे पूरी यादी सत्यापित करने में, ये 1 महीने में कर रहे सारा, क्योंकि इनके पास सूची तय है, इनके पास मतदाता सूची तय है। अब उस सूची को जस्टिफाई करने के लिए, कानूनी जामा पहनाने के लिए ये 1 महीने की नौटंकी जरूरी है। इसके बाद मतदान के समय जो झगड़े होंगे कि मोहल्ले के मोहल्ले गायब होंगे, हम नहीं है, वो नहीं है, बोलेंगे उन्हें आपने सर्वे किया था, अब इसमें कोई बात नहीं हो सकती। और 5 साल के लिए बीजेपी फिर सत्ता में आएगी वहां पे अपने बलबूते पे। फिर बाद में आप कंप्लेंट करते जाओ कि कितनी कंप्लेंट्स होगी महाराष्ट्र हरियाणा के बाद, क्या हुआ कंप्लेंट का? डाटा डिलीट कर दिया जी, जो अधिकारी का जो लॉगबुक होता है वो हमारे पास डाटा ही नहीं जी, जो मैंडेटरी डाटा है वो भी नहीं है हमारे पास, हम ये नहीं दे सकते, हम वो नहीं दे सकते, हमने तो वो डिलीट कर दिया, हमारे पास तो वो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये, अब देखिए बीजेपी की नीयत उसी दिन समझ में आ गई थी जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हैं आयुक्तों की वो कैसी होगी। प्रधानमंत्री होंगे, साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और उन दोनों के बीच में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ताकि किसी एक की नहीं चले, बराबरी का एक बैलेंस, ट्रांसपेरेंसी हो। तभी तो चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाएगा। यदि चुनाव ही पारदर्शिता नहीं है चुनाव आयोग में ही, तो फिर चुनाव बेनामी है, तो फिर लोकतंत्र कहां हो गया? ये हाईजैक तंत्र हो गया। ये व्यवस्था देने के बाद मोदी जी ने कानून बना के, एक प्रधानमंत्री, साथ में कैबिनेट मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। अब मुझे बताओ, 2 वर्सेस 1 हो जाता है, 2 लोग तय करेंगे, जिसको बनाना है वही बन जाएगा। फिर आपके पास रबर स्टैंप आते हैं, जो विपक्ष को बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जैसी बात करते हैं। प्रधानमंत्री आपके गले का मंगलसूत्र उठा के किसी को दे देते हैं, इस पे चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता। और राहुल गांधी को बोलने के पहले नसीहत दी जाती है कि सोच समझ के बोलिएगा आप। तो चुनाव आयोग ये तो बीजेपी का एक प्रकोष्ठ हो गया है, और यदि वो बीजेपी का प्रकोष्ठ है तो फिर चुनाव इस देश में कैसे होंगे ये भगवान जाने। बिहार के चुनाव होने दीजिए, बिहार में बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। ये छोड़ दीजिए लोग क्या कहते हैं, ये छोड़ दीजिए मतदाता क्या कहते हैं। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में 12 उपचुनाव हुए, वो 12 उपचुनाव के नतीजे कैसे है? मोहल्ले के मोहल्ले को, गांव के गांव वोट के लिए नहीं जा पाया,
पुलिस वाले रिवॉल्वर तान तान के खड़े थे, बैरिकेड लगा दिए थे, गांव के बाहर निकलोगे तो देख लो। यही होगा, और इसी को ये प्रजातंत्र कहते हैं। ये जनता को सजग होना होगा, जनता को देखना होगा, और सबसे पहले न्यायपालिका को। ये जो सवाल उठे कि 1 लाख लोग कहां से आए, 1 महीने में आप 2 साल का काम कैसा करोगे, इसका जवाब न्यायपालिका को पूछना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका भी अभी पूछो मत, मतलब देश लिटरली भगवान भरोसे है। कोई नास्तिक भी होगा तो भारत की इस भूमि पे आस्तिक हो जाएगा। अशोक भाई, मैं बस 2 चीजें ऐड करके हम लोग अगले उस पर आ जाएं। मैं सिर्फ ये बता दूं, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने मांग की है चुनाव आयोग से कि आप हमें महाराष्ट्र की लोकसभा का मतदाता सूची और विधानसभा की मतदाता सूची दे दीजिए। वो उस पर नानुकुर कर रहे हैं और नए नए बहाने आ रहे हैं। लेकिन इसी चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची को अपलोड कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अपलोड हमने कर दिया है, वहीं से एक्सट्रैक्ट निकाल के आप अपने फॉर्म के साथ लगा दीजिए। सारे कागज इनके पास। उस मतदाता सूची के हिसाब से 2 मिनट में इन्होंने बता दिया है कि इसमें से 4 करोड़ लोग उसी कॉमन में हैं, नए वाले में ये नहीं। वो सब मैच करा रहे हैं। मैं सिर्फ एक और चीज कह के आगे आ जाएंगे, क्योंकि ये खतरा क्या है, हमारे और आपके बच्चे 2003 के बाद ही वोटर बनेंगे। अशोक भाई, हम लोगों के पास तो प्रॉपर डिग्री है, दोस्त हैं, शिक्षक हैं, वहां पे किसी ने हंगामा भी किया होगा तो वो सारे दस्तावेज मौजूद हैं। ईमानदारी से बताइए कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट दे देंगे, आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ कैसे देंगे जरा मुझे नहीं बताइए। नहीं नहीं, मैं प्लेस ऑफ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पिता का बर्थ सर्टिफिकेट मैं कहां से लाऊंगा, मुझे नहीं पता। नहीं, मेरे माता का बर्थ तो सर्टिफिकेट आपका बोल रहे हैं अशोक भाई, मैं नहीं, आपका बोल रहा हूँ। मेरा छोड़ दीजिए उसको। अरे मेरा तो सारा कुछ होने के बाद मतदाता सूची में से मेरा नाम गायब था। लोकसभा चुनाव में मैं वोट नहीं दे पाया, विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाया। मैं जब चुनाव आयोग में गया तो उन्होंने कहा कि वो बीएलओ आए होंगे सर्वे पे। मैंने कहा कि कौन सा सर्वे हुआ भाई साहब? मेरी भतीजी जिसकी शादी होके 7 साल 8 साल हो गए, उसका है, वो अभी भी मतदाता है। मेरी पत्नी मतदाता है और मैं मतदाता नहीं हूं। मुझे उन्होंने मेरे घर पे दरवाजा खटखटाया, मेरी जो भतीजी नहीं है उसने दरवाजा खोला, और मेरे पत्नी ने कहा होगा कि अशोक वानखेड़े यहां नहीं रहते, तभी तो नाम गया होगा। सब हंसने लगे। मैंने बोला आप नाम काटो मेरे भतीजी का, क्योंकि वो शादी होके चली गई है, और आप मेरा नाम पहले मतदाता सूची में तो आप क्यों नहीं? तब जाके मुझे अभी 15 दिन पहले वो आया, कार्ड आ गया कि आप मतदाता बन गए हैं। ये तो इनके बीएलओ और बीएलए हैं, ये तो इनकी मशीनरी है। अशोक भाई, मैं एक इंपॉर्टेंट आपसे इसलिए ले लूं क्योंकि उस पर हमने बहुत कुछ नहीं किया था, वो अपना चल रहा था। और आप मुझे सबसे ज्यादा ये लगते हैं जो मामले को का पॉलिटिकल और सोशल दोनों चीजों को बैलेंस कर लेंगे। इसके बाद दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में एक कोशिश हुई फिर से बीजेपी की तरफ से 3 भाषा लागू करने की, जिसके अगेंस्ट स्टालिन बहुत समय से हैं। स्टालिन कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, इसको अपना सारा कुछ करते हैं। यहां पे जब ये हुई तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए। मैं एज एन आउटसाइडर बोल रहा हूं, और अपेरेंटली ऐसा लगा कि उन दोनों के साथ आते ही बीजेपी की सिट्टी पिट्टी हवा गायब हो गई और तुरंत बैक ट्रैक कर लिया। मैं सिर्फ ये बात, और लोग बहुत से ये कह रहे हैं इस पूरे देश में कि अगर एक बार लोग मन बना लें कि साथ हम आ जाएंगे इन चीजों पे, तो इस सरकार जैसे किसान पे झुकी है और जैसे इसको विड्रॉ किया। वो जरा मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं कि वो जो हिंदी को जो क्या है, जबरदस्ती लाती। महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध नहीं, महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध नहीं। मराठवाड़ा, विदर्भ, यहाँ हिंदी बोली जाती है, क्योंकि पहले ये मुगलों का एरिया रहा, मराठवाड़ा जो है निजाम का एरिया रहा। ये संयुक्त महाराष्ट्र है, मुंबई प्रांत से, निजाम प्रांत से, सीपी बेरार से एरिया निकाल के महाराष्ट्र बना। लेकिन मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। आप मुझे बताइए, पहले स्टैंडर्ड के बच्चे को जो अ आ इ ई मराठी में लिखना शुरू कर देता है, जो मराठी की भाषा जो उसको आती है उसको वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, तभी उसके सर पे आप हिंदी थोपोगे। ये कहां से आपने बना दिया? वो बच्चा जो है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा,
वो बच्चा अपनी भाषा का व्याकरण सीखेगा या हिंदी का व्याकरण। और हिंदी और मराठी में एक बेसिक जो मेजर डिफरेंस वो है कि सारी मात्राएं उल्टी है। मैं जब हिंदी लिखता हूं और जब हिंदी में मैंने लिख के मेरे पत्नी को दिखा देता हूं तो वो पूरा पन्ना लाल हो जाता है, क्योंकि जहां मैं पहली मात्रा लगाता हूं वहां हिंदी में दूसरी लगती है, और जहां मैं दूसरी लगाता हूं वो हिंदी में पहली लगती है। तो वो बच्चा जो अक्षरों की साथ पहचान करना शुरू करता है, उसको आप इस स्टेज पे कैसा कंफ्यूज कर सकते हो। पहले किसी भी, कोई भी है, आज मैं हिंदी में बात करता हूं, अंग्रेजी में बात करता हूं, इसका मुख्य कारण यह है कि मेरी मराठी बहुत स्ट्रांग है। मेरा प्राइमरी एजुकेशन मराठी में हुआ, फिर 5वीं के बाद मैं इंग्लिश मीडियम में गया। तो जब तक आप चीजों का आकलन अपनी मातृभाषा में ही करोगे, तो आप आपकी मातृभाषा, भाई मैं बोलता हूं 10 भाषा आनी चाहिए। महाराष्ट्र में कई ऐसे कॉलेजेस है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल के साथ साथ फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स है। तो मैं एक कोल्हेकर का परिवार है, संजीवनी, शिरडी को लक्की है, संजीवनी कोऑपरेटिव का बड़ा साम्राज्य है उनका, उनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह है। वहां उन्होंने चाइनीज भाषा भी इंट्रोड्यूस की है, स्पेनिश भाषा भी इंट्रोड्यूस की है। तो मैंने बोला क्यों? तो बोला अभी इतने कोलैबोरेशन हो रहे हैं, इतनी चाइनीज कंपनियां इंडिया में आ रही है, यूरोपियन कंपनियां इंडिया में आ रही है, तो यदि मेरे इंजीनियर को एक एडिशनल लैंग्वेज आती है तो प्लेसमेंट में उसके लिए वो एसेट है, यूएसपी है। ये आप करिए, लेकिन तब करिए जिस लेवल पे बच्चा उतना प्रगल्भ है। पहली पहली क्लास में आप, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप कैसा उसको हिंदी, मराठी, ये सारी भाषाएं ठूस रहे हो उसके ऊपर। तो दोनों ठाकरे, क्या बीजेपी में भी बड़ा विरोध है, लेकिन दिल्ली चाहती है, इसलिए हो रहा था। दिल्ली को तो महाराष्ट्र खत्म करना है, मराठी अस्मिता को ही खत्म करना है, क्योंकि दिल्ली गुजरातियों के पास है। मैं बार बार कह रहा हूं, और गुजरात का ये बहुत पुराना दुख है कि मुंबई उनके पास नहीं आई। जब मुंबई स्टेट से महाराष्ट्र और गुजरात दो अलग निकले राज्य, तो मुंबई किसके पास, इसके लिए भयानक द्वंद्व हुआ और 107 लोग शहीद हुए पुलिस के गोलियों से। इतना बड़ा विरोध किया मराठियों ने, बॉम्बे, मुंबई कैसी जाएगी हमारे हाथ से। तो मुंबई महाराष्ट्र को गिफ्ट में नहीं मिली है, मुंबई हैज बीन अर्न्ड बाय मराठीज। तो वो मराठी अस्मिता खत्म कर दो, इसके लिए दिल्ली, खास करके गुजराती चाहते हैं कि वहां 3 भाषा फार्मूला हो। लेकिन सारे विपक्ष का, बीजेपी के जो अंदर के लोग हैं, जो मराठी लोग हैं बीजेपी के, वो भी जानते हैं कि तकलीफ क्या है। मैं अशोक भाई, मैं अगले उस पे हूं, मैं सिर्फ अपना एक ऑब्जर्वेशन आपको बता दूं। ये वही महाराष्ट्र है जिसने हिंदी फिल्म उद्योग की जननी ही नहीं, उसकी पोषक है। गांधी के बाद अगर दुनिया में इस देश को की आइडेंटिटी है तो वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हो सकता है लोगों को बुरा लगे ये बात सुन के, अगर गांधी के बाद इस देश को, इंडिया को कोई जानता है तो इस भारत की फिल्म इंडस्ट्री, वो भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, और जिसकी जननी ही नहीं पोषक रक्षक महाराष्ट्र। और वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसलिए पनप पाई वहां पे क्योंकि महाराष्ट्र का रंगमंच बहुत स्ट्रांग था। हिंदी फिल्मों में जो गाने होते हैं, ये गाने बाकी इंटरनेशनल किसी भी देश के फिल्मों में जाइए आपको गाने नहीं मिलेंगे, या एक आध टाइटल सॉन्ग हो तो वो तो ओपनिंग में रखता है, लेकिन हीरो हीरोइन गाने गाते हैं सिर्फ हिंदी में ही है। ये कहां से आए? अपने यहाँ रीजनल में कहां से आए? ये नाट्य संगीत से आए, क्योंकि नाटकों में हीरो और हीरोइन गाते हैं, क्लासिकल सिंग गाते हैं, तो वही हिंदी में आया। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पनपने के पहले मराठी फिल्म इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी। बालाजी पेंढारकर से लेके वी शांताराम तक ये सब, इन्होंने, ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जनक थे। और तब कोल्हापुर ये शहर था, कोल्हापुर वॉज दी कैपिटल ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री।
फिर वहां से ये मुंबई शिफ्ट हुआ जी। और नहीं, हिंदी वहां पनपी। तो हिंदी का विरोध कभी महाराष्ट्र ने नहीं किया, नहीं, कभी नहीं मैं तो किया। अशोक भाई एज एन ऑब्जर्वर, एज अ नॉन मराठी में बोल रहा हूँ, ये कॉस्मोपॉलिटन जो स्वरूप है कि पाकिस्तान से भी आए हुए कलाकार, पंजाब से आए हुए, बंगाल से आए हुए, साउथ से आए हुए, इन सबका जो कॉस्मोपॉलिटन रूप है वो वहां मिलता है मुंबई में। भाई आपके बेस्ट ऑफ गाने लिखने वाले वहां, बेस्ट ऑफ सॉन्ग राइटर्स हिंदुस्तान से, अरे यूपी से गए, बेस्ट ऑफ पंजाब से आए एक्टर्स। मैं खैर अब हम अगली बात पे चले। एक और चीज ये बड़ी, मतलब ये इसलिए हो रही है, दुखदाई हो रहा है, ये देश का क्या हो रहा है। कैप्टन शिव कुमार जो आर्मी के कैप्टन है, कर्नल के बराबर रैंक है, उन्होंने इंडोनेशिया में साफ शब्दों में डायस से कहा कि हमारे हाथ बांध दिए थे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने। और इसलिए उन्होंने ये बात नहीं कही, लेकिन ये बिल्कुल साफ बात है कि जो भारत की जो हानि हुई है उसमें इस देश का नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है और उस पर वो कोई जवाब नहीं दे रहा। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, इस तरह से आप सेना देखिए, को ट्रीट नहीं कर सकते। आपके यहाँ 22 तारीख को पहलगाम हुआ, आप 23 तारीख को ही सिंदूर ऑपरेशन, 22 तारीख की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर सकते थे। हमारी फौजें 24/7 तैयार रहती। हमारी फौज को बोलने के बाद वो के बंदूक में वो नली डाल के साफ नहीं करते। जब भी प्रकृति की आपदा आती है तो हमारे यहाँ फौज को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि अपने को पता नहीं कि आज बादल फट जाएंगे, और बादल फटने के बाद बाकी तैयारी, उसको रेस्क्यू करने के लिए बाकी लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। फौज तैयार ही रहती है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसका पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए बाकायदा 22 अप्रैल से 7 मई तक ये घूमते रहे देश में, ललकारते रहे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का जवाब गोले से देंगे, आंखें निकाल देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि सोच भी नहीं पाएंगे। इसमें पाकिस्तान पूर्ण रूप से तैयार था। पाकिस्तान के वहां से लगातार स्टेटमेंट आ रहे थे कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। तो चलो, आपने इतने दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो फिर आप आर्मी का काम आर्मी को करने देते, फौज का काम फौज को करने दो। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी नेतृत्व है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का, उनको लगता है कि वो सभी चीजों के ज्ञाता है। वो बच्चों को एग्जाम कैसा देना है बताते हैं, भले ही वो खुद उनकी डिग्री विवादित हो। वो किसानों को बुआई कैसी करनी है बताते हैं। वो आर्मी को, एयरफोर्स को बताते हैं कि बादल के पीछे छुप के जाओ तो रडार नहीं पकड़ता। ये ज्ञान भी देते हैं। हर जगह नाक घुसेड़ने की आदत है, क्योंकि हर जगह अपना क्रेडिट लेने की आदत है। ये मां भारती का बेटा, अरे क्या मां भारती का बेटा? क्या बाकी क्या गोद लिए हुए बेटे हैं? इस देश में जो पैदा हुआ हर आदमी मां भारती का बेटा है। जो फौज पे खड़े हैं वो भी मां भारती के बेटे हैं, जो गए पायलट वो भी मां भारती के बेटे थे, तो आपसे कोई अलग नहीं थे। तो आपने उनको स्पेसिफिकली कहा था कि यू विल नॉट टच एनी अदर इंस्टॉलेशन, ओनली टेररिस्ट कैंप्स। लेकिन आपके पास कवर होना चाहिए। जब आप टेररिस्ट प्लान, टेररिस्ट का जितने भी वो सेंटर्स है, उस पर जब आप ट्रेनिंग सेंटर्स पे अटैक करोगे तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम आप पे अटैक करेगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के टेरिटरी में घुस के उनको खत्म कर रहे हो। जब पाकिस्तान का एयर डिफेंस आप पे अटैक करेगा तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या है? कवर कौन देगा? मेरे जो पायलट्स गए हैं वहां पे आतंकी कैंप खत्म करने में, उनको कवर कौन देगा? नहीं, कवर देने नहीं दिया इन्होंने। तो पहले दिन धनाधन विमान गिरे हमारे, दूसरे दिन फौज ने तय कर लिया, जैसा सीडीएस अनिल चौहान ने कही दिया था। पहले दिन के नुकसान के बाद हमने दूसरे दिन स्ट्रैटेजी बदली। स्ट्रैटेजी क्या बदली? अभी पीएमओ की बात नहीं सुनना, मोदी जी घर बैठो आप, अब हम क्या करने दो। ब्रह्मोस का यूज किया, एयर डिफेंस सिस्टम खलास किया, धनाधन हमले किए। ये उस दिन भी हो सकता था, लेकिन जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने की आदत। कल मुझे यदि किसी ने बोल दिया कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे एक सेमिनार है, आपको बुलाया बोलने के लिए,
मैं उसके चरण छू लूंगा, भाई साहब इतना अन्याय मत करो, दर्शकों पे भी और मुझ पे भी, मुझे आप एक पास दिलवा दो बैठने का, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूं ये होता क्या है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हर जगह बोलना चाहते हैं, विदेश नीति पे, अर्थनीति पे, इंडस्ट्री को, इस पे, वो गैस पे से कैसा नाले पे उल्टा मटका रख के गैस भी जला लेते हैं, नहीं वो अशोक हवा में भाई, से एक पानी भाई, भी निकाल लेते हैं। अशोक भाई एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, ये इस देश के जो सैनिक हैं, अगर उन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो हुए हैं, तो हमारा अधिकार है जानने का, क्योंकि उन्होंने किसी नहीं नहीं, क्यों भाजपा की नहीं नहीं, जान गंवाई, मैं उन्होंने बार बार हमारे कहता हूं, मैं आपके प्रोग्राम में फिर रिपीट कर रहा हूं, और मैं आनंद जी की तरफ से भी बोल रहा हूं दर्शकों को, जब भी युद्ध होता है दोनों तरफ हानि होती है, लेकिन विजय विजय होता है। मेरे चंद प्लेन गिरने से, या मेरे यहां जो शहीद शहादत हुई फौज में, उससे मेरे विजय को कालिमा नहीं लगती। मेरा विजय विजय है। भारत की फौज ने जो कामगिरी की है उसके लिए सैल्यूट है। और हमारे यहां कैजुअलिटीज होती है, कारगिल में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई थी, देश रोया था उस कैजुअलिटीज के लिए, लेकिन मेरे भारत के फौज ने कभी भारत का मस्तिष्क नीचे नहीं होने दिया। और ये नालायक नेता रोज भारत को इतनी बेइज्जत कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और राजनीतिकरण हो रहा है। फौज में राजनीति कभी नहीं होती। क्या कोई फौज का अधिकारी ऐसा उल्टा स्टेटमेंट दे सकता है कि हमने गोल्डन टेम्पल पे एंटी फायर गन लगा, एंटी एयर गन लगा दी थी? क्यों बोला भाई? फौज के अधिकारी कब से आईपॉड पॉडकास्ट पे बोलने लगे? फौज के स्पोक्स पर्सन बोलने थे। ये भी जो शिव कुमार बोले हैं, ये कर्नल या ग्रुप कैप्टन के लेवल के हैं। नेवी का कैप्टन आर्मी के कर्नल के बराबर होता है। वो डिफेंस अटैची है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और वो जकार्ता में जो सेमिनार हो रहा था, भारत पाक युद्ध और इंडोनेशिया की रणनीति, इसमें बोलते हुए उन्होंने इन सारे बात का उल्लेख किया। और हास्यास्पद क्या है, उसके बाद भी ओनरशिप लेने के बजाय एक नया, आजकल क्या है, इतने मूर्ख है लोग कि हर चीज के लिए मीडिया ने तड़ोड़ मरोड़ कर पेश किया, तोड़ मोड़ के पेश किया। अरे भाई, उसका वक्तव्य वैसा कि वैसा, उसका पूरा भाषण है, 5 घंटे का सेमिनार है वो, 5 घंटे का सेमिनार है वो, सारा का सारा अवेलेबल है। उसने कौन सा तोड़ मोड़ के बोले? उसका ये कहना था कि हमारी फौजें कैसी है, किसी भी हालत में हमारे यहाँ लोकतंत्र इतना स्ट्रांग है कि सरकार के आगे आदेश के खिलाफ कुछ नहीं जाते। ये मूर्खता है। सरकार कहेगी कि कल बिना बंदूकी चले जाओ, आप वहां पे मुंह से ठो ठो करो, जय श्री राम का नारा लगाओ, त्रिशूल लेके जाओ और त्रिशूल दिखाओ, श्री राम जी का धनुष लेके जाओ। आप कहोगे कि हमने मान लिया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। जब इंदिरा गांधी ने कहा कि युद्ध की स्थिति नजदीक आ गई है, फौज को शायद युद्ध में उतारना होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बरसात है, अभी नहीं उतर सकते। और फिर दिसंबर तक रुकना पड़ा। अशोक भाई, मैं 1 मिनट इसको इसलिए कर दूं, मैंने इसको मतलब उस कैबिनेट मीटिंग में इनको भी बुलाया गया और कहा गया कि भारत को अब अटैक करना है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने शरणार्थी आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैडम, आई गारंटी यू डिफीट। उन्होंने कहा आप कहेंगे तो हम करेंगे, पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन हम डिफीट को गारंटी कर रहे हैं। तो वहां से उन्होंने कहा, तब तो उनको ये लेवरेज दिया गया। मैं एक अंतिम सवाल इसलिए आपसे पूछ लूं क्योंकि आपके पास वो कुछ जानकारी है। मैं जल्दी से एक चीज बोलूं, क्वाड में क्या हुआ, और हमारे कुछ बिरला जी को क्यों कुछ तबियत खराब हो गई, आप बता रहे थे हमारे अरे बिरला जी पूछो के मत साथ साहब, क्या? कॉड में मैंने हेडलाइंस देखी आज अपने पामेरियन मीडिया की, कि पाकिस्तान, मतलब अमेरिका को ललकारा, अमेरिका को चेतावनी दी, पाकिस्तान को पहली बार ललकारा। तो मैंने लगा कि आज पहली बार कम से कम, चलो क्वाड, क्वाड यानी क्या है? क्वाड्रेंगल सिक्योरिटी डायलॉग। उसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है, 4 देश। तो मैंने बोला चलो कम से कम अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार अब पाकिस्तान की निर्वसना की। मैंने अंदर जब खबर देखी तो क्वाड ने एक वक्तव्य जारी किया कि पहलगाम पे जो हमला हुआ उसका हम निषेध करते हैं। इन तीनों देशों ने 22 तारीख को ही निषेध किया था और फिर से रिपीट हुआ। उन्होंने कहा कि जिनने ये किया, जिनने इनको पैसा दिया,
उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का नाम किसी ने नहीं। हमारे देश के भी लोग पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, समझ में नहीं आता क्यों नहीं लेते, क्यों डरते हैं पाकिस्तान का नाम लेने में। अभी वो सिंगाई में गए थे हमारे गृह मंत्री, अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। एक देश, वो देश, कुछ लोग ऐसे, अरे भाई कुछ लोग के पाकिस्तान बोलो, उनका फील्ड मार्शल रोज भारत का नाम ले रहा है। और कोर्ट ने क्या ऐसा कर दिया, पहलगाम का उल्लेख किया। अरे भाई पहलगाम में हमला हो गया तो चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ थोड़ी लिखेगा। उसी कोर्ट में उसी दिन एक और वक्तव्य जारी हुआ, उन्होंने चीन का निषेध किया नाम लेकर कि दक्षिण और उत्तरी चीनी समुद्र में जो चीन कर रहा है यह गलत है और इसका निषेध करते हैं और इसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। चीन के खिलाफ चीन का नाम लेके उल्लेख होता है, भारत वहां साइन करता है, और जब भारत के हमले की बात होती है तो पाकिस्तान का नाम नहीं होता। और हमारे ये निर्लज्ज लोग वहां बैठे हैं, ये जयशंकर, ये उसको ही कहता है कि हमने बहुत जीत करी। कहां से बोलेंगे? अमेरिका पाकिस्तान को टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा देश मानता है, ठीक है। जापान FATA में पाकिस्तान की साइड लेके उसको ग्रे एरिया में, ग्रे लिस्ट में जाने नहीं देता। ये दो देश वहां बैठे हुए हैं, ये दो देश कैसे पाकिस्तान का नाम आने देंगे? ये तो हुआ कोर्ट में। और आपने, अब टाइम भी हो गया, बिरला जी का भी बता देता हूं। बिरला जी जा रहे थे उत्तराखंड, देहरादून। अब बिरला जी के ऑफिस से लगातार देहरादून के DM को फोन जा रहे थे। देहरादून का DM साहब है वो बंसल साहब, क्योंकि जहां जहां डबल इंजन की सरकारें है ना सर, वहां रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री है, तो वहां अधिकारी सीधे दिल्ली से टाइप करते हैं, तो वो किसी को मानते ही नहीं। बिरला साहब के यहां से मोबाइल नहीं उठता था, बिरला जी के ऑफिस से लैंडलाइन पे 7 बार फोन किया, उसके बाद भी एक ही जवाब आता था। फोन उठाने वाला कहता था कि साहब मीटिंग में बिजी, आपसे बात नहीं कर सकते। इन्होंने बिल्कुल थक हार के CM ऑफिस फोन किया, CM ऑफिस से DM साहब को फोन किया गया, फिर DM ने कॉल बैक किया और बड़े बदतमीजी से बात की। फिर उनको बताया गया कि अभी आ रहे हैं बिरला जी, सारी व्यवस्था होनी चाहिए देहरादून। बिरला जी देहरादून गए ना, वो लेने आया ना छोड़ने आया। टोटल प्रोटोकॉल का ब्रीच। अब भाई साहब बहुत गुस्सा हो गए बिरला जी, और बिरला जी ने फिर अभी एक लेटर इशू किया, और वो लेटर किया है कि भाई 1 जुलाई के पहले इसका जवाब दो, ये काउंट के नीचे प्रोटोकॉल का ब्रीच हुआ है, ये प्रिविलेज मोशन इसके खिलाफ लाया जा सकता है हाउस में, स्पीकर का अपमान है। अब वो जो बंसल है वो घोषित अरोगंट ऑफिस है उत्तराखंड का, घोषित। वो नैनीताल की तरफ था कोविड के समय, राहुल गांधी उससे बात करना चाहते थे कि वो बोला कोई नहीं राहुल गांधी, आई डोंट नो हु राहुल गांधी। फिर एडिशनल कलेक्टर ने बात करी, कोई पत्रकार मैंने देहरादून का बात करा, बोले अरे किसका नाम ले लिया आपने? वो तो फोन किसी की उठाते नहीं और बात भी नहीं करता, तमीज से बात नहीं करता, कुत्ता समझता है सबको। मैंने बोला वो सबको कुत्ता समझता है भाई, समझे, एक DM है, उसका एक अधिकार है, लेकिन यार हमारे स्पीकर की बेइज्जती मत करो, उनको हमारे जैसा मत समझो। जब नोटिस गया तो मैंने सुना 2 डब्बे बड़े लीची के लेके गया था वो माफी मांगने। अब बिरला जी लीची पे खुश होते हैं कि बिरला जी प्रिविलेज मोशन लाते हैं। स्पीकर का इतना बड़ा अपमान होने के बाद तो प्रिविलेज मोशन आना चाहिए, लेकिन फिर प्रिविलेज मोशन आने के पहले बिरला जी को ऊपर भी तो पूछना पड़ेगा। ऊपर वाले कहेंगे 2 डबल इंजन की सरकार है वहां पे, पूरे देश में क्या मैसेज जाएगा? या डबल इंजन की सरकार है, वहीं स्पीकर की इज्जत नहीं होती, खबरदार लाया तो, और ये विड्रॉ हो जाएगा। तो ये जोक हो गया है, बिरला जी का देहरादून जाना एक व्यंग हो गया है, पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय। जी अशोक भाई, देखिए ये सारी चीजें वही हैं कि जब अधिकारियों को आप इस तरह की बेलगाम कर देंगे तो ये तो होना ही है, ये तो आदत की बात है। खैर आपसे फिर से हमसे, लेकिन हम थोड़ा अभी भी मेरे मन में वो चिंता है, और हमें लगता है बिहार वाले मामले को हम लोगों को बिल्कुल ठीक से उठाते रहना देखिए चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा काम आनंद जी जन जागरण का है,
हम बस बोल वही सकते हैं, जन जागरण कर सकते हैं। ये राजकीय दल जो है उनको सामने आना चाहिए। फाइनल लिस्ट और आती है उसके ऊपर क्या होगा, गदर मचेगा फाइनल लिस्ट आने के बाद, देखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अशोक भाई बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।